हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बेटर। सो वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। रिलायंट ने जून 2023 के लिए एडमिशन्स को ओपन कर दिया है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने के लिए तो स्क्रीन पे जो डिस्प्लेड नंबर है उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन के रिगार्डिंग। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो रहेगी यूनिट 10 से रिलेटेड। यूजीसी नेट कॉमर्स में जैसे आप सबको पता है टोटल 10 यूनिट्स होती हैं। तो उन 10 यूनिट्स में जो लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 10, हम उससे रिलेटेड आज हमारी फर्स्ट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जो हमारी आज की फर्स्ट वीडियो है वो है चैप्टर 1 से रिलेटेड, जिसमें हम बेसिक ऑफ इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे। मेनली इस चैप्टर के अंदर हमारा जो डिस्कशन होगा, हम जिन चीज की बात करेंगे वो रहेगा रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम के बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं इनकम टैक्स के, लाइक वाइज प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, असेसी, पर्सन, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन। इसके अलावा जो डिफरेंट टैक्स रेट्स है इन केस ऑफ इंडिविजुअल, इन केस ऑफ एचयूएफ, हम उन सब की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट वीडियो को। होप यू विल लाइक द वीडियो। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स इंडिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब हुआ था? ये जितने भी पॉइंट होते हैं स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन्हें आपने जरूर से जरूर कवर अप करना है। आप ये कर सकते हैं यदि आप ऑलरेडी हमारे एडमिशन ले चुके हैं, ऑलरेडी यदि आपके पास हैंडआउट्स आ चुके हैं तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं मेन पॉइंट को। यदि अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है बट यू आर वॉचिंग अवर वीडियोस, आप हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उनसे एसोसिएटेड है, तो व्हाट यू कैन डू, आप नोटबुक के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था वो कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था? 1860। और इसका जो मेन, ये लगा लीजिए, जो पर्सन है जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, दैट इज सर जेम्स विल्सन। ही इज द पर्सन जिसने सबसे पहले 1860 में इंडिया में इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। और इसका जो मेन पर्पस था, कुछ लॉसेस हुए थे गवर्नमेंट को ऑन अकाउंट ऑफ मिलिट्री म्यूटिनी 1857 में। उन लॉसेस को कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने लोगों पे फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स लगाया था। अब जब इनकम टैक्स को लगाया गया तो एक बार जब गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होने लग जाते हैं किसी भी सोर्स से, तो गवर्नमेंट उसे आसानी से खत्म नहीं करती। तो विद द पासेज ऑफ टाइम 1857 में, जब 1860 में ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, तो 1886 में एक सेपरेट इनकम टैक्स एक्ट को पास किया गया। धीरे धीरे नई नई अमेंडमेंट्स आती रही और हमारा जो करंट इनकम टैक्स एक्ट है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने इनकम टैक्स पूरा कवर कर लिया बट उन्हें इनकम टैक्स एक्ट का ही नहीं पता था एक्ट का ईयर कौन सा है। तो इनकम टैक्स का जो हमारा एक्ट है दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 है वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। हम बार बार जब भी किसी एक्ट की बात करते हैं, आपकी एक यूनिट है लीगल की, लीगल एस्पेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो लीगल एस्पेक्ट में भी हम काफी सारे एक्ट की बात करते हैं। तो काफी सारे एक्ट में जब भी आपने पढ़ा होगा बेसिक, जब आप उसका कवर करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट होता है कि ये एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है या कुछ पर्टिकुलर स्टेट है या कुछ ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जहां ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। बट यदि हम बात करें इनकम टैक्स एक्ट की तो ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। किस पर्टिकुलर डेट से ये एप्लीकेबल हुआ था? इट हैज बीन अप्लाइड टू होल इंडिया ऑन दिस डेट। इसे जरूर ध्यान रखेंगे, 1 अप्रैल 1962। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में कब एप्लीकेबल हुआ, किस पर्टिकुलर डेट से इन फोर्स आया। तो आप क्या करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है तो 61 ही याद रखते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं था।
इनकम टैक्स एक्ट पूरे इंडिया में जो अप्लीकेबल हुआ, केम इनटू फोर्स हुआ, वो कौन सी डेट से हुआ? 1 अप्रैल 1962 से। तो ये डेट आपने नोट करनी है। उसके बाद आता है फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट क्या होता है? आपने सुना होगा हर साल जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जैसे करंट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन है। तो वो क्या करते हैं? हर साल एक बजट प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। नॉर्मली ये बजट कब प्रेजेंट होता है? इन द मंथ ऑफ फरवरी। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक फाइनेंस बिल लेके आया जाता है और उसे अप्रूव किया जाता है। अप्रूव कौन करेगा? पार्लियामेंट। और फाइनल में इसकी फिर कंसेंट आती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस फाइनेंस बिल को अपनी एसेंट दे देते हैं तो ये क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट बन जाता है। और जो भी उस फाइनेंस बिल के अंदर प्रपोजल होते हैं, लाइकवाइज टैक्स की डिफरेंट रेट्स के बारे में, डिफरेंट कंसेशंस के बारे में, टैक्स की डिफरेंट डिडक्शंस के बारे में, अगर वो प्रॉपरली एसेंट दे दी जाती है तो वो पास कर दिया जाता है और फिर हम उसे क्या कहते हैं? फाइनेंस एक्ट कहते हैं। अब इनकम टैक्स के जो रूल्स है उसे लुक आफ्टर कौन करता है? कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो पूरे इनकम टैक्स के डिफरेंट रूल्स को लुक आफ्टर करती है? द नेम ऑफ द अथॉरिटी इज दिस, सीबीडीटी जिसे हम कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस वो अथॉरिटी है जो डायरेक्ट टैक्स के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारा काम करेगी। सीबीडीटी को एम्पावर्ड किया जाता है क्या? किसके लिए? टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट पर्पसेस ऑफ द एक्ट। और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए सीबीडीटी टाइम टू टाइम रूल्स को बनाती है और इन रूल्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो ये भी आपने ध्यान देना है कि इनकम टैक्स एक्ट के जितने भी रूल्स हैं जिनको बार बार बनाया जाता है, जिनको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, वो कौन सी अथॉरिटी करती है? दैट इज सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। सर्कुलर या नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम किसके द्वारा इश्यू किए जाते हैं? सीबीडीटी को। अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आ जाए, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स कैसे? जैसे आपको पता होगा हमारी एक डेट होती है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। नॉर्मल इंडिविजुअल्स के केस में आईटीआर को फाइल करने की डेट क्या होती है? 31 जुलाई ऑफ नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मींस फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा प्रीवियस ईयर 2021-22 है तो मेरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट 31 जुलाई 2022 रहेगी नॉर्मल केस में। लेकिन कई बार गवर्नमेंट को लगता है कि या तो आईटीआर जो फाइलिंग हुई है वो कम हुई है, या गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि लोगों के पास एक जेन्युइन रीजन है जिसके कारण वो अपनी आईटीआर को फिल नहीं कर पाए थे, तो उस कारण वो डेट को एक्सटेंड कर देती है। तो उसके लिए सर्कुलर इश्यूज होते हैं, नोटिफिकेशन इश्यू होती है, और ये सर्कुलर या नोटिफिकेशन भी कौन इश्यू करता है? सीबीडीटी इश्यू करता है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनकम टैक्स लगता किस पे है। देखिए इनकम टैक्स जब भी लगेगा वो ऑलवेज टोटल इनकम पे लगेगा, और टोटल इनकम किस बेस पे डिटरमाइन होती है? रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पे डिटरमाइन होती है। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? ये डिसाइड करता है कि एक पर्सन एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में इंडिया में रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। अगर वो रेजिडेंट है तो क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है? इसके बारे में डिटेल में हम आगे कवर करेंगे। तो हम एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं, उसके बेस पे ये डिसाइड होता है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसने जितनी भी इनकम्स अर्न की, फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ इनकम इंडिया में अर्न की, कुछ इनकम इंडिया के वो बाहर अर्न कर रहा है, तो ये चेक करना होता है कि जो इनकम उसने इंडिया में अर्न की या जो इनकम उसने इंडिया के बाहर अर्न की, क्या वो इनकम उसके लिए इंडिया में टैक्सेबल होगी या फिर नहीं होगी। ये डिपेंड करता है एक पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस पे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है टोटल इनकम का मतलब क्या है? देखिए इनकम टैक्स ने क्या कर रखा है, जितनी भी इनकम एक पर्सन कमाएगा किसी भी सोर्स से कमाए, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं एक जगह जॉब करता हूं तो मेरी इनकम कहां से होगी? सैलरी से।
मुझे सैलरी मिलेगी। इसके अलावा मान लीजिए मेरे बैंक में कुछ डिपॉजिट जमा है, एफडी मैंने करवा रखी है, सेविंग अकाउंट मैंने खुलवा रखा है, या आरडीज मैंने खुलवा रखी है, या फिर मैंने किसी कंपनी में म्यूचुअल फंड्स खरीद रखे हैं, या किसी पर्टिकुलर कंपनी के डिवेंचर्स में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, या मान लीजिए मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है जिसको मैंने रेंट पे दे रखा है, या मेरे पास कोई प्रॉपर्टी थी जिसको मैंने सेल आउट कर दिया, या मेरा कोई बिजनेस है। तो डिफरेंट सोर्सेज से इनकम अर्न हम कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स ने क्या किया, जितने भी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम हैं उन्हें ब्रॉडली 5 हेड के अंदर क्लासिफाई कर दिया। टोटल 5 हेड्स हैं। कौन कौन से हेड है? सबसे पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरीज में कौन सी इनकम आएगी? केवल और केवल वही इनकम आएगी जो एक एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर से रिसीव करता है। सैलरी हेड में कोई भी इनकम केवल और केवल तभी असेस होगी जब एक एम्प्लॉय को मिलने वाली वो इनकम, जब एक एम्प्लॉय को मिलने वाला वो जो रेम्युनरेशन है वो उसे कहां से मिले? एक एम्प्लॉयर से मिले। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा हूं। मान लीजिए मैं एक कॉलेज के अंदर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूं। अब कॉलेज मुझे जो भी देगा, वट एवर ही विल गिव्स मी, चाहे वो इन कैश दे, चाहे वो इन काइंड दे, चाहे फॉर्म्स में दे, चाहे फैसिलिटीज दे। मुझे रहने के लिए मकान दे दिया, मुझे गार्डन जाने के लिए गाड़ी दे दी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे दी, एजुकेशन फैसिलिटी दे दी, मुझे दे दी, मेरे बच्चों को दे दी। अगर ये सारी चीजें मुझे अपने एम्प्लॉयर से मिल रही है तो उसकी कैलकुलेशन कौन से हेड में होगी? सैलरीज हेड में होगी। लेकिन अगर मैं कहीं से और अर्न कर रहा हूं इनकम, चाहे वो मेरे उसी टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हो, बट मेरा एम्प्लॉयर यदि वो मुझे नहीं पे कर रहा तो वो सैलरी हेड में असेसेबल नहीं होगी, वो अदर हेड्स में जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम आती है? यदि आपके पास कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के आप मालिक हैं, दो चीजें हो गई। कौन कौन सी? एक तो बिल्डिंग होनी चाहिए, प्लस आप उसके क्या होने चाहिए? मालिक होने चाहिए। तो यदि आप ऐसी बिल्डिंग को लेट आउट किराए पे देते हो, या ऐसी बिल्डिंग को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी खुद के रहने के लिए यूज कर रहे हो, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, या ऐसी बिल्डिंग को डीम्ड टू बी लेट आउट माना गया है, तो ऐसे केसेस में ऐसी बिल्डिंग से होने वाली इनकम कौन से हेड में असेसेबल होगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तीसरा हेड है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जिसे हम पीजीबीपी कहते हैं। पीजीबीपी शॉर्ट फॉर्म। इसमें क्या होता है कि यदि पर्सन का कोई बिजनेस है या किसी पर्सन का कोई प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, अब डॉक्टर्स यदि जॉब करने लग जाए सिविल हॉस्पिटल में, तब तो उन्हें जो इनकम मिलेगी वो उसके एम्प्लॉयर से मिलेगी। फिर तो वो इनकम कहां असेस होगी? सैलरी हेड में। लेकिन अगर एक डॉक्टर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको जो उस प्राइवेट प्रैक्टिस से इनकम अर्न होगी वो कौन से हेड में असेस करेंगे? पीजीबीपी हेड में करेंगे। जितने भी शॉपकीपर्स हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उन सब की इनकम इसी हेड के अंदर क्या की जाती है? असेस की जाती है। नेक्स्ट हेड होता है हमारा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में क्या होता है कि यदि आपके पास कोई कैपिटल एसेट है और यदि आप उस कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हो, अगर हम एक लेमैन की लैंग्वेज में मान के चलें, ट्रांसफर का मतलब सिंपल सा मान लीजिए सेल। दो ट्रांसफर में काफी और कंसेप्ट इंक्लूड होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में जो लीगल लैंग्वेज है वो ट्रांसफर वर्ड है। तो यदि आपके पास कोई कैपिटल एसेट है और आप उसे ट्रांसफर कर देते हो, तो ट्रांसफर करने से होने वाला जो आपको प्रॉफिट है या फिर आपको अगर लॉस भी होता है, तो सारे की कैलकुलेशन हम कौन से हेड में करेंगे? कैपिटल गेन हेड में करेंगे। और लास्ट होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नाम से स्पष्ट है, अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज मतलब अभी तक हमारे 4 सोर्स हो गए। सबसे पहला सोर्स था इनकम फ्रॉम सैलरी का, उसके बाद ये फर्स्ट सोर्स है, ये हो गया हमारा सेकंड सोर्स हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड हो गया पीजीबीपी, फोर्थ हो गया कैपिटल गेन। इन चारों हेड में अलग अलग नेचर की इनकम ही असेस होगी। अब यदि कोई ऐसी इनकम आपने अर्न की जो इन चारों हेड में नहीं आ रही,
तो कहां जाएगी? वो 5वें हेड में आएगी। फॉर एग्जाम्पल लॉटरी। अब यदि आपकी लॉटरी लग जाए, भगवान करे आप सबकी लॉटरी लग जाए, आपने लॉटरी खरीदी, आपकी लॉटरी लग गई, अब लॉटरी से होने वाली इनकम कौन से हेड में आएगी? बिकॉज वो एम्प्लॉयर ने आपको नहीं दी, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में असेस नहीं हो सकती। बिल्डिंग से इनकम नहीं है, रेंट नहीं दिया आपने, बिल्डिंग को कोई रेंट पे नहीं दे रखा, हाउस प्रॉपर्टी नहीं आ सकती। बिजनेस या प्रोफेशन आपकी लॉटरी लगना हो ही नहीं सकता। कैपिटल गेन है नहीं क्योंकि वो आपकी कैपिटल एसेट नहीं थी, तो अपने आप कौन से हेड में आएगी? अदर सोर्सेज में आएगी। तो ऐसी काफी सारी इनकम है जो बाय चांस ऊपर वाले 4 हेड में लाई नहीं करती, तो इनकम टैक्स ने कहा कोई बात नहीं, उस पे भी हम टैक्स लेंगे। इवन आपने सुना होगा, देखो जैसे जो वेटर्स होते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, आप कई बार रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, वेटर को टिप दे आते हैं, तो वो टिप भी एज पर इनकम टैक्स एक्ट टैक्सेबल है। और वो कौन से हेड में आएगी? अदर सोर्सेज में, क्योंकि वो जो इनकम एक वेटर ने कमाई है दैट हैज बीन रिसीव्ड बाय हिम अदर देन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, तो वो कौन से हेड में असेसेबल होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अब होता क्या है कि ये जो हमारे टोटल 5 हेड हैं, पांचों हेड होगी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। यदि हम इन पांचों हेड की इनकम को जोड़ दें, ऐड कर दें इन पांचों हेड की इनकम को, तो वो किसके इक्वल होती है? इट इज इक्वल टू जीटीआई। उसे हम ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। और ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस घटती है जो अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक आती है। 80C से लेकर 80U तक। तो अगर मान लीजिए इस ग्रॉस टोटल इनकम से हम ये सारी डिडक्शंस घटा दें, तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं? टोटल इनकम कहते हैं, या इसे हम टैक्सेबल इनकम कहते हैं। और ये टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम भी वो इनकम है जिस पे आपका टैक्स लगेगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो किस रेट से लगेगा, ये कैसे पता लगेगा? तो चलिए अब हम इनकम टैक्स की रेट की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, यदि आप एक इंडिविजुअल हैं यानी नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, या आप एक पर्टिकुलर पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, आप एचयूएफ है, फर्म है या कंपनी है, तो सबकी टैक्स रेट अलग अलग हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप कौन सी कैटेगरी में लाई करते हैं। नॉर्मल केस में जब एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग खुद कोई इनकम अर्न कर रहा है तो वो इंडिविजुअल की कैटेगरी में आता है। अगर मान लीजिए उसने एसोसिएट कर लिया अपने साथ एक पर्सन को, अब वो फर्म बन गई, पार्टनरशिप फर्म के रूप में एसोसिएट कर लिया, या आपने एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो टैक्स की रेट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स की रेट की। बिकॉज हम जून 23 अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपका असेसमेंट ईयर लगेगा 2022-23। तो हमारी जो इनकम टैक्स की रेट जो मैं आपको बता रहा हूं वो 2022-23 की डिस्कस कर रहे हैं। 2022-23 में एक इंडिविजुअल के केस में, एचयूएफ के केस में हमारे पास कुछ रेजिम्स हैं। 2 तरह की रेजिम्स हैं, एक ओल्ड टैक्स रेजिम और एक न्यू टैक्स रेजिम। ओल्ड टैक्स रेजिम तो वही है जो आप पिछले साल भी आपने अगर कवर किया हो तो पढ़ा होगा, या बीकॉम में कवर किया होगा, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। ये किस किस के लिए? पहले देखिए, रेट ऑफ टैक्सेस फॉर एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के केस में, प्लस एचयूएफ के केस में, प्लस एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसे हम एओपी कहते हैं उसके केस में, प्लस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के केस में, प्लस एवरी अदर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन जिसे हम एजेपी कह देते हैं, इसके केस में रेट क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे इंडिविजुअल की जो रेजिडेंट इन इंडिया है और सीनियर सिटीजन है। सुपर सीनियर सिटीजन, पहले सुपर सीनियर सिटीजन किसे माना जाता है? जिसकी एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 80 ईयर या उसको क्रॉस कर जाए, उसे हम क्या मानेंगे? सुपर सीनियर सिटीजन मानेंगे। तो उस केस में रेट्स क्या हैं? फॉर फर्स्ट रुपीज 5 लाख नील, पहले 5 लाख रुपए तक की इनकम पे उस पर टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट 5 लाख पे लगेगा 20%, और जो 10 लाख से ऊपर वाली इनकम है उस पे कितने परसेंट लगेगा? 30%।
अब यदि एक इंडिविजुअल जो सीनियर सिटीजन ओनली, सुपर सीनियर सिटीजन नहीं है, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एज क्या होनी चाहिए 80 ईयर या अबोव, सीनियर सिटीजन के लिए क्या होनी चाहिए 60 या अबोव। यदि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसकी एज 60 ईयर या उससे ज्यादा हो गई तो उसे हम सीनियर सिटीजन कहेंगे। ऐसे केस में रेट क्या है, फर्स्ट 3 लाख पे नील है, नेक्स्ट 2 लाख पे रेट लगेगी 5% ओनली, नेक्स्ट 5 लाख पे लगेगी 20% और बैलेंस पे कितनी लगेगी 30%। अब यदि हम बात करते हैं इंडिविजुअल जिसकी एज 60 ईयर से कम है या इसके अलावा HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन कोई भी हो, तो उस केस में क्या है, चाहे इंडिया में वो रेजिडेंट हो चाहे इंडिया में वो नॉन रेजिडेंट हो, एक चीज याद रखना, अगर एक सुपर सीनियर सिटीजन है या सीनियर सिटीजन है इंडिविजुअल के केस में और वो रेजिडेंट नहीं है इंडिया में, तो उस पर यही रेट लगेगी जो थर्ड वाली करेंगे आप, ये आपने ध्यान रखना है। एग्जाम में कई बार गलती हो जाती है कि आप सुपर सीनियर सिटीजन तो देख लेते हो बट ये रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं देखते। ये कंडीशन है कि अगर आपको ये वाली रेट यूज करनी है तो आपके लिए कंडीशन ये है कि एज भी आपकी होनी चाहिए 80 या 60 जो भी रूल है, प्लस आप इंडिया में रेजिडेंट होने चाहिए। यदि आपकी एज है 85 ईयर्स बट आप इंडिया में रेजिडेंट नहीं है, या आपकी एज है 65 ईयर और आप इंडिया में रेजिडेंट नहीं है, तो आप ये इन फर्स्ट या सेकंड ब्रैकेट में लाई नहीं करोगे, आप कहां लाई करोगे, थर्ड ब्रैकेट में लाई करोगे। अब थर्ड ब्रैकेट की रेट क्या है, फॉर फर्स्ट 250 नील, नेक्स्ट 250 पर कितने परसेंट लगेगा 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे कितना लगेगा 20% और बैलेंस यानी 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पे कितना लगेगा 30%। ज्यादातर केसेस में यही रेट हमारी अप्लाई होती है, ये है जनरल रेट्स। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक इनकम होती है, उन स्पेसिफिक इनकम पे क्या रेट लगेगी, देखिए स्पेशल रेट जो हमारी लगती है, देखिए कौन कौन सी है। सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 111A। ये जब हम कैपिटल गेन का चैप्टर करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि 111A में कौन सा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, उस पर टैक्स रेट लगेगी 15%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे नॉर्मल केस में 20% है, बट अगर मान लीजिए कोई लिस्टेड शेयर्स है जिनको आप इंडेक्सिंग नहीं करना चाहते, बिफोर इंडेक्सिंग यदि आपका कैपिटल गेन होता है लॉन्ग टर्म, तो उस केस में रेट लगेगी 10%। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्सेस, इन्हें हम कैजुअल इनकम के नाम से भी जानते हैं, इस पे लगेगी 30%। और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, ये डिटेल में हम कैपिटल गेन के चैप्टर में कवर करेंगे, उस पर रेट लगेगी 10%। अब यदि न्यू टैक्स रेजीम है, ये केवल और केवल दो ही पर्सन्स कैटेगरी को अवेलेबल है, एक इंडिविजुअल को और एक किसको अवेलेबल है, HUF को अवेलेबल है। इसके अंदर सबसे पहले तो सेक्शन याद रखना 115BAC है। अब न्यू रेजीम क्या कहता है, न्यू रेजीम कहता है कि आप कोई डिडक्शन मत लो, आप काफी सारे बेनिफिट यदि अपने फोरगो कर देते हो तो आप इस नई रेजीम के हिसाब से अपनी टैक्स की कैलकुलेशन करो और अपना इनकम टैक्स पे कर दो। इसमें क्या है, देखो इसको याद करने का तरीका सेम है, 250 से स्टार्ट हो जाओ, पहले 250 पर क्या है नील, अब 250 ईच 2.5 लाख रुपए आपने जोड़ने हैं, 2,50,000 फिर 250 फिर 250 फिर 250 250 250 250। आपकी रेट भी ऐसे 5% ऐड होती रहेगी। पहले 250 पे नील है, नेक्स्ट 250 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 750 तक 10%, 750 से 10 लाख तक 15, 10 लाख से 12,50,000 तक 20%, 1250 से 5 लाख तक 25 और 15 लाख तक, और 15 लाख से अबव कितने परसेंट हो जाएगी, 30% हो जाएगी। तो इस तरह से आप याद रखोगे। अब क्वेश्चन ये होता है, क्या हम नई रेजीम को जब चाहे ले सकते हैं, जब चाहे छोड़ सकते हैं, क्या हर साल हम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कंडीशन सिर्फ एक है, आपकी बिजनेस से इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बिजनेस हेड से इनकम है तो आप हर साल इस रेट को चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने नई रेजीम ले ली तो आप ओल्ड रेजीम में नहीं आओगे। लेकिन अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, बिजनेस से आपकी इनकम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक साल नई रेजीम लीजिए, अगले साल आप ओल्ड रेजीम भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये मैंने बताया था कि अगर बाय चांस आप नई रेजीम में आते हो तो कुछ बेनिफिट आपको छोड़ने पड़ेंगे, जिसमें LTC का बेनिफिट है,
HRA स्टैंडर्ड डिडक्शन आती है इनकम टैक्स में, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में। सेक्शन होता है उसका 16 सब सेक्शन 1, वो छोड़ना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का बेनिफिट होता है 2 लाख रुपए तक का, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। माइनर चाइल्ड की जो एग्जेम्पशन है 1500 रुपए की होती है, वो आपको छोड़नी पड़ेगी। डिडक्शंस आपकी कुछ होती है, वो आपको छोड़नी पड़ेंगी। इसके बाद वंस एक्सरसाइज कैन नॉट बी अल्टर्ड, ये मैंने बता दिया, बट कैन बी अल्टर्ड इफ डज नॉट हैव एनी बिजनेस इनकम। यदि बिजनेस इनकम नहीं है देन यू कैन अल्टर, आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिबेट। रिबेट का मतलब क्या है कि अगर किसी भी वे से आप एक इंडिविजुअल हो और रेजिडेंट इन इंडिया हो, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। क्या? फर्स्ट, आप इंडिविजुअल और रेजिडेंट होनी चाहिए, और यदि टोटल इनकम आपकी 5 लाख को एक्सीड नहीं करती तो आपको रिबेट मिलेगी टैक्स की। कितने रुपए की मिलेगी? ₹12,500 की। तो ये आपकी रिबेट रहेगी 12,500 की। क्लियर स्टूडेंट्स? सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, होप यू विल लाइक द वीडियो। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम अपने यूजीसी नेट जून 23 के लिए बैच स्टार्ट कर चुके हैं, और यदि आप इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े तो जरूर से जरूर स्क्रीन पे जो डिस्प्लेड नंबर है उन पे कांटेक्ट करें अपने एडमिशंस के रिगार्डिंग। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।